पूरे वर्ल्ड में एक ग्लोबल पेंडेमिक का फैलना, कई पीढ़ियों का सबसे बड़ा रिसेशन और पूरी सोसाइटी में एक पैनिक रेडिएशन। नहीं दोस्तों, मैं ईयर 2020 की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ईयर 1918, 1785 और ह्यूमन हिस्ट्री में से कई सारे ईयर्स की, जब हमें इसी टाइप की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था। कई बार हमें फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए पास्ट को लुक आउट करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे रिजल्ट्स और सॉल्यूशंस जिन्हें हम आज ढूंढ रहे हैं, उनमें से कुछ इस पर बेस हो सकते हैं कि प्राचीन समय में ह्यूमंस ने ऐसी सिचुएशन में क्या किया था। पेंडेमिक ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार नहीं आई है, ऐसा पूरी हिस्ट्री में कई बार हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने कभी सोचा है कि हमें कैसे पता चला कि किसी डिसीज आउटब्रेक से कैसे डील करना चाहिए? हमने ये कैसे सीखा कि किसी पेंडेमिक को कैसे रिस्पॉन्ड करना है? सबसे पहली पेंडेमिक इंटरनेट के इन्वेंशन से भी पहले आई थी, इलेक्ट्रिसिटी की खोज से पहले, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बनने से पहले और कोलोजम के कंस्ट्रक्शन से भी पहले आई थी। एक हिस्टोरिकल पेंडेमिक जिसे प्लेग ऑफ एथेंस के नाम से जाना जाता है। 430 बीसी में एंशिएंट ग्रीक वर्ल्ड के मोस्ट एडवांस्ड सिविलाइजेशंस में से एक था। इस समय को एंशिएंट ग्रीक का गोल्डन एज भी कहते हैं। इस गोल्डन एज में उन्होंने जो चीजें इन्वेंट की थी, उनमें से कुछ डेमोक्रेसी, प्लम्बिंग, सेंट्रल हीटिंग एंड एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन क्रेन्स। वर्ल्ड के 7 एंशिएंट वंडर्स में से 5 इन्हीं क्रेन्स के थ्रू ही बनवाए गए थे। ये 5 वंडर्स है टेम्पल ऑफ आर्टिमस, स्टेच्यू ऑफ जू, द मालुजोलियम एट हेलिकॉर्नासस, द कोलोसस ऑफ रोड्स एंड द लाइट हाउस ऑफ एलेक्जेंड्रिया। यह वर्ल्ड के मोस्ट एडवांस और इनोवेटिव सिविलाइजेशंस में से एक था। लेकिन साइंस में की गई इतनी प्रोग्रेस के बावजूद जिस एक चीज के लिए ग्रीक तैयार नहीं था, वो थी एक पेंडेमिक। कहा जाता है कि एक डेडली इलनेस पहले इजिप्ट और फिर लीबिया से होकर ग्रीक पहुंची और अगले एक साल तक 25% सिटीज ऑफ एथन मर चुकी थी। इस बीमारी ने एक साल में 1 लाख लोगों की जान ली, जो कि उस समय ग्रीक के 20% पॉपुलेशन के बराबर थी। इमेजिन कीजिए मॉडर्न वर्ल्ड में एक साल में 20% लोगों की मौत एक इन्फेक्शियस डिसीज के कारण हो जाए। यह इसी के बराबर हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक साल में 70 मिलियन यानी 7 करोड़ लोगों की डेथ हो जाए, यानी एक दिन में 1,51,000 लोगों की डेथ। इस एंशिएंट ग्रीक के फॉल आउट को यदि मॉडर्न इंडिया से कंपेयर करें, यानी एक साल में 27 करोड़ लोगों की डेथ, यानी हर दिन लगभग 7 लाख लोगों की डेथ। इस महामारी के बाद ग्रीस में अराजकता फैल गई, कोई भी रूल्स फॉलो नहीं कर रहा था और इसी के साथ वहाँ पर कई सारी मान्यताएं और अंधविश्वास भी फैलने लगे। इस महामारी के कारण एंशिएंट ग्रीस में सोशल, हेल्थ, इकोनॉमिक ब्रेकडाउन होना शुरू हुआ। यह हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिसीज आउटब्रेक था। लेकिन इसके कारण 2 पॉजिटिव चीज़ें भी हुई, जिनमें से पहली चीज़ ये थी कि ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी पेंडेमिक के डेटा को रिकॉर्ड और एनालाइज किया गया था। और दूसरी चीज़ ये थी कि ह्यूमंस पहली बार इस आइडिया से इन्फॉर्म हुए कि कोई डिसीज एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में भी फैल सकती है। सबसे पहले एक ग्रीस इतिहासकार थ्यूसिडिडीज ने यह नोटिस किया था कि जो व्यक्ति बीमार हुए हैं वो किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए थे जो पहले से बीमार थे। सबसे पहले इन्होंने ही सोचा था कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आने से दूसरे लोगों के द्वारा डिसीज के ट्रांसमिशन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। क्या ये वर्ड सोशल डिस्टेंसिंग आपको फेमिलियर लगता है? WHO ने सोशल और पब्लिक सेटिंग में 3 से 6 फुट की सोशल डिस्टेंसिंग रिकमेंड की है। ये एक 2400 साल पुराना आइडिया है जो कि थ्यूसिडिडीज के दिमाग से ओरिजिन हुआ था और आज हम करंट ग्लोबल पेंडेमिक से लड़ने के लिए इसी आइडिया का यूज कर रहे हैं। और ये हमारा ये सीखने में कि एक पेंडेमिक से कैसे लड़ा जाए पहला कदम था। लेकिन ह्यूमंस को अभी भी ये जानने में काफी समय लगने वाला था कि एक पेंडेमिक से कैसे डील किया जाए। अभी हमें रिकमेंड किया जा रहा है कि बार बार हाथ धोएं, चेहरे को हाथ न लगाएं और ऐसे ऑब्जेक्ट्स या सरफेस जिन्हें हम बार बार छूते हैं उन्हें साफ रखा जाए। ये पॉलिसीज बनाई गई है करंट ग्लोबल पेंडेमिक से लड़ने के लिए, लेकिन ये पॉलिसीज हमेशा से हमारे साथ नहीं थी। 430 बीसी में डिसीज के ट्रांसमिशन का पता लगने के बाद भी इससे रिलेटेड पॉलिसी बनने में अगले 800 सालों का वक्त लगा। ह्यूमन हिस्ट्री में किसी बीमारी को ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांजेक्शन से रोकने के लिए पहली पॉलिसी बनी थी जेरूसलम शहर में 5वीं सदी में। ये पॉलिसी करेंसी यानी नोट या सिक्कों के द्वारा बीमारी को फैलने से रोकने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि करेंसीज को हर कोई छूता है। इस कारण इनके द्वारा पेंडेमिक के ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगले हजारों सालों में हमें जानने के करीब होते गए कि एक बीमारी को कैसे फैलने से रोका जाए और कैसे एक बीमारी को पहचाना जाए। लेकिन उसके पहले एक पेंडेमिक ने पूरे वर्ल्ड को हिला कर रख दिया था। ईयर 1346 में हिस्ट्री की सबसे खतरनाक महामारी फैली, जिसका नाम था ब्लैक डेथ यानी प्लेग। ईयर 1346 से 1353 तक इस बीमारी के कारण 10 करोड़ लोगों की जान गई, जो कि उस समय वर्ल्ड पॉपुलेशन का 30% थी। क्या आप जानते हैं कि पीपल उस समय भी इतने एजुकेटेड थे कि वो जानते थे कि अगर वो बीमारी व्यक्ति के संपर्क में आए तो वो भी बीमार हो सकते हैं। इसी कारण लोग पब्लिक प्लेसेस से बच रहे थे, शॉपकीपर्स अपनी दुकानें नहीं खोल रहे थे, डॉक्टर्स सिक पेशेंट्स के इलाज को अवॉइड कर रहे थे। उस समय वेनिस जैसे कुछ शहरों ने प्लेग महामारी के कारण सस्पेक्टेड एरिया से आने वाले शिप्स और ट्रेवलर्स के लिए अपनी बॉर्डर्स बंद कर दी थी। इसके साथ ही उन्होंने ऐसे लोगों को क्वारंटाइन भी किया था जिनमें बीमारी के कुछ लक्षण थे। हिस्ट्री में ये पहली बार था
जब हेल्थ, सोशल और इकोनॉमिक रूल्स इम्प्लीमेंट किए गए थे एक पेंडेमिक को रोकने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेनिस शहर के लिए ये सारी पॉलिसीज इनफ नहीं थी और जल्द ही ब्लैक डेथ के कारण 10,000 लोगों की जान चली गई। लेकिन ये ह्यूमंस के लिए एक बड़ा स्टेपिंग स्टोन था, ये जानने के लिए कि एक पेंडेमिक से कैसे लड़ा जाए। इसी कारण 1347 में वेनिस ने जो पॉलिसी यूज़ की थी, उनमें से कुछ पॉलिसीज हम आज भी यूज़ कर रहे हैं। जैसे सभी इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से बंद है और सभी सस्पेक्टेड व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। ये सभी चीज़ें हमने 700 साल पहले ब्लैक डेथ के दौरान सीखी थी। सबसे पहली पेंडेमिक के दौरान हम साइंटिफिकली एडवांस नहीं थे, इस कारण हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि लोग क्यों मर रहे हैं। इस कारण कुछ लोगों ने इसके लिए गॉड्स को ब्लेम किया, तो कुछ लोगों ने किसी पार्टिकुलर समुदाय को, तो कुछ लोगों ने बुरी हवा या मियास्मा को, और ये सभी धारणाएं बदलने में अगले सैकड़ों सालों का समय लग गया। ईयर 1646 में एंथिसियस किर्चर ने माइक्रोस्कोप से दूध में कुछ सूक्ष्म जीवों को देखा। इसके बाद उन्हें पता लगा कि बीमारी कोई बुरी हवा या मियास्मा के कारण नहीं, बल्कि एनीमोकुल्स के कारण फैलती है, जिन्हें हम आज बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। बैक्टीरिया की खोज के ठीक 10 साल बाद ब्लैक डेथ एक नए नाम से जाने जाने लगी, द बुबोनिक प्लेग। बुबोनिक प्लेग के समय एंथिसियस किर्चर ने इन्फेक्टेड लोगों के खून का परीक्षण किया और पाया कि उनके खून में एनीमोकुल्स की संख्या ज़्यादा थी, जिन्हें हम आज एथोजेंस कहते हैं, और इसी तरह डिसीज की जर्म थ्योरी का जन्म हुआ। अब चलते हैं ईयर 1719 में, जब एक यंग सर्जन एडवर्ड जेनर ने ये रूमर सुना कि कुछ रूरल एरियाज में डेयरी फार्मर्स को खतरनाक फेटल बीमारी स्मॉल पॉक्स नहीं होती है। उसके बाद एडवर्ड जेनर कुछ रूरल एरियाज में गए, ये जानने के लिए कि जो रूमर्स उन्होंने सुने थे वो सच है या नहीं। अपनी रिसर्च के बाद एडवर्ड जेनर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वहाँ के किसानों को एक काउपॉक्स नाम की बीमारी होती है, जो कि ज़्यादा सीरियस नहीं होती। और अपनी इस रिसर्च को टेस्ट करने के लिए जेनर ने एक 8 साल के बच्चे को इंटेंशनली काउपॉक्स से इन्फेक्ट किया, और 6 हफ्ते बाद जब उस बच्चे को टेस्ट किया गया तो पता चला कि बच्चे के बॉडी में एक ऐसा इम्यून सिस्टम तैयार हो चुका था जो कि खतरनाक बीमारी स्मॉल पॉक्स से लड़ने में सहायता करता है। इसी के साथ वो ऐसा पहला बच्चा था जो इंटेंशनली वैक्सीनेट किया गया था। इस इंसिडेंट के कई डेकेड पहले से ही दूसरे साइंटिस्ट भी वैक्सीन ढूंढ रहे थे, लेकिन इसे सबसे पहले इन्वेंट किया एडवर्ड जेनर ने। आज तक वैक्सीन ने अनगिनत लोगों की जान बचाई। करेंट ग्लोबल पेंडेमिक कोविड-19 के लिए भी सैकड़ों से ज़्यादा कंपनियां वैक्सीन ढूंढने में लगी हुई है। जरा सोचे दोस्तों, द प्लेग ऑफ एथेंस, द प्लेग डेथ, द बुबोनिक प्लेग एंड द स्मॉल पॉक्स, इन सभी बीमारियों से हमने कुछ ना कुछ सीखा है, ताकि हम फ्यूचर में आने वाली पेंडेमिक्स या महामारियों से लड़ना सीख सकें। गिव अ थम्स अप इफ यू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर।